हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इससे पहले मैंने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का वीडियो शेयर किया था। जिसने भी वो वीडियो देखा होगा तो डीएनए का स्ट्रक्चर उसको क्लियर हो गया होगा। अभी तक तो ये जान ही गए हैं कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है और इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, 3-5- और 5-3- स्ट्रैंड होते हैं। और ये दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं। प्लस इसमें जो इसका रोटेशन होता है ये 34 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट का होता है। प्लस इसमें जो नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं, एक रोटेशन में 10 बेस पेयर्स होते हैं। तो ये बेसिक है स्ट्रक्चर डीएनए का। अब रेप्लिकेशन क्या है एक्चुअली में? इस डीएनए का एग्जैक्ट कॉपी बनाना ही रेप्लिकेशन है, एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। डीएनए की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना कॉपी बना सकता है, तो ये रेप्लिकेशन है। और ये बेसिकली कैसे होता है? तो नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ये बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं और ये स्ट्रैंड्स दोनों अलग हो जाते हैं। और तब इन स्ट्रैंड्स के सामने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं। जैसे ये स्ट्रैंड है तो इसके सामने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुए, ये स्ट्रैंड है तो इसके सामने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुए और 2 डीएनए एक डीएनए से बनके तैयार हो जाता है। एक चीज़ इसमें ध्यान देना है कि न्यूक्लियोटाइड जो भी ऐड होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी एडेनिन के सामने थाइमिन ऐड होगा और थाइमिन के सामने एडेनिन होगा। जो बेस पेयर्स बनते हैं उसी हिसाब से उसके सामने वो एडिशन होता है। इस तरह से 2 डीएनए का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये बहुत सिंपल प्रोसेस नहीं है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो इसमें आता है वो है रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इंटरफेस। कब होता है रेप्लिकेशन? आप लोगों ने सेल साइकिल पढ़ा होगा। तो सेल साइकिल में जैसे हम लोगों के जीवन का चक्र होता है, वैसे ही सेल का भी एक साइकिल होता है, लाइफ साइकिल होता है। वो अलग अलग फेजेस में बटा हुआ है। एम फेज़ यानी माइटोसिस या मियोसिस, जब सेल डिवाइड करता है माइटोसिस या मियोसिस फेज़ रहेगा। उसके बाद ये ग्रोथ फेज़ में एंटर करता है, जिसको गैप 1 या G1 फेज़ कहते हैं। और फिर उसके बाद ये एंटर करता है एस फेज़ में, जिसको सिंथेटिक फेज़ कहा जाता है। उसके बाद ये चला जाता है G2 फेज़ में, गैप 2, जब ये एकदम रेडी रहता है एम फेज़ में एंटर करने के लिए, सेल डिवाइड करने के लिए। तो सिंथेटिक फेज़ में ही एक्चुअली ये फेज़ ही वो समय है जबकि डीएनए का डबलिंग होता है, यानी माइटोसिस या मियोसिस की तैयारी इसी फेज़ में हो जाती है और डीएनए डबल होके तैयार रहता है, ताकि जब एनाफेज स्टेज इसमें आए माइटोसिस में या मियोसिस में, उस समय में इसका हाफ हो सके और नए सेल्स बन सकें। तो रेप्लिकेशन एक्चुअली occurs in S phase. Next, replication is a semi-conservative process. रेप्लिकेशन कैसे होता है? स्ट्रैंड्स आधे बढ़ते हैं और कैसे प्रिजर्वेशन होता है उसका, तो इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का अलग अलग मत था। फिर बाद में इसके बारे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए। मेसेल्सन एंड स्टाल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो 1958 में इन्होंने किया था। तो इन्होंने ये क्या किया कि डीएनए का बहुत सारा जनरेशन्स N15 डीएनए का इन्होंने ग्रो कराया N15 के मीडियम में, और तब वो डीएनए को हटा के इन्होंने N14 के मीडियम में ग्रो कराया। और नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजिनस बेसिस में होता है, तो ये पूरा उसमें इनकॉर्पोरेट हो गया। और जब इसके नए जनरेशन्स का निर्माण हुआ तो फिर देखा गया कि जितने भी डीएनए थे दे ऑल ऑफ देम वेयर हाइब्रिड्स, यानी N15 प्लस N14 दोनों स्ट्रैंड उसमें थे, N15 के भी N14 के भी। फिर आगे के जनरेशन्स में देखा गया कि जैसे ये डिवाइड किया तो इसका एक स्ट्रैंड इसमें आया और एक स्ट्रैंड इसमें आया और नया स्ट्रैंड N14 का बना। तो जब इसका एनालाइज किया गया आगे के जनरेशन्स का, तो पाया गया कि
आधा डीएनए हाइब्रिड था और आधा डीएनए कंटेनिंग नाइट्रोजन 14 था। मतलब 50-50 हो गया आगे के जनरेशन में। उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में फिर क्या हुआ कि 1/4 डीएनए हाइब्रिड हो गए और 3/4 डीएनए विथ नाइट्रोजन 14 हो गए। तो इससे एकदम क्लियर पता लगता है कि एक स्ट्रैंड पेरेंट का कंजर्व हो रहा है, ये स्ट्रैंड कंजर्व हो रहा है, और ये स्ट्रैंड इधर आया तो ये कंजर्व हो रहा है आगे के जनरेशन में। इसीलिए कहा जाता है कि ये सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म क्या है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे होता है ये। तो रेप्लिकेशन स्टार्ट्स विथ एन इंसाइजन, निक और कट। कोई भी डिसेक्शन जैसे हम लोग अगर करते हैं तो उसमें सबसे पहले एक कट दिया जाता है किसी जगह पे, उसके बाद ही कोई चीज़ स्टार्ट होगा डिसेक्शन का काम। उसी तरह से रेप्लिकेशन भी डीएनए का एक इंसाइजन या कट से स्टार्ट होता है, जहाँ पे कि स्ट्रैंड्स को काटा जाएगा, ब्रेक किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद एंडोन्यूक्लियस जहाँ पे काम कर रहा है, ये कहाँ पे करेगा, एक ऐसे जगह पे जिसको ओरिजिन कहा जाएगा। ओरिजिन वो पॉइंट है जहाँ पे कि कट होगा। तो एक डीएनए स्ट्रैंड में एक से ज़्यादा ओरिजिन हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन होते हैं। और इसके बाद अनवाइंडिंग होगा स्ट्रैंड्स का। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे और स्ट्रैंड 1 स्ट्रैंड 2 अलग होगा। यहाँ पे जो प्रोटीन या एंजाइम काम करता है वो है डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन। उसके बाद जैसे एक धागा रहता है या रस्सी रहती है, उसको खोलने में स्ट्रेन आता है, तो वैसे ही जब अनवाइंडिंग होती है तो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता, और वो स्ट्रेन सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग प्रोटीन उसको कम करता है। ये एक्चुअली में कैसे काम करता है, वो वहाँ पे एक स्ट्रैंड को काट देता है और काटने के बाद फिर से उसको खोल के जोड़ देता है। इसको कहेंगे निकिंग एंड क्लोजिंग एक्टिविटी। डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो टेम्पलेट डीएनए की तरह काम करते हैं, जिसके सामने की न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे। नए स्ट्रैंड पुराने के सामने बनते हैं, जिसको टेम्पलेट कहा जाता है। 2 स्ट्रैंड हैं, 3-5' और 5-3'। दोनों का फॉर्मेशन नए डीएनए का अलग अलग ढंग से होता है। 3-5' स्ट्रैंड जो होता है उसका फॉर्मेशन सिंथेसिस कंटिन्यूअस होता है, और एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। सबसे पहले इस स्ट्रैंड के सामने एक आरएनए प्राइमर छोटा सा ऐड होता है, और एंजाइम काम करता है आरएनए पॉलीमरेज, और तब उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, चेन का इलोंगेशन होगा। चेन इलोंगेशन होने से नए नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाएंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे इस स्ट्रैंड के 3-5' के। अब उसके बाद जब चेन लंबा हो गया तब क्या होगा, ये जो आरएनए प्राइमर होता है वो टूट के अलग हो जाता है, और फिर उसमें न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होके उस स्ट्रैंड को कंप्लीट कर देते हैं। डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होगा, यूनी डायरेक्शनल भी हो सकता है और बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। यानी एक डायरेक्शन में भी जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ई कोलाई या बैक्टीरियोफाज वगैरह में, या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में यूनी डायरेक्शनल होता है ये। लेकिन हम लोगों में और हायर सेल्स और ऑर्गेनिजम्स में ये बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब ये दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, ऊपर भी नीचे भी, किसी भी तरह से हो सकता है रेप्लिकेशन। ये तो हो गया एक स्ट्रैंड के बारे में 3-5'। अब है 5-3' स्ट्रैंड जो होता है, उसके बारे में ओकाजाकी एट अल साइंटिस्ट थे, उनके कलीग्स, उन लोगों ने कहा कि ये एक्चुअली में फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में रहता है, यानी छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं स्ट्रैंड के, नए स्ट्रैंड के, और वो जुड़ जाते हैं। और लास्ट में आरएनए प्राइमर अलग होता है with the help of enzyme DNA polymerase 1, और कंप्लीट रेप्लिकेट कर जाएगा डीएनए, और 1 से 2 डीएनए बनेगा।
अब आता है कि वो तो एक समरी हो गई कि कैसे होता है। ये है इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस। डीएनए टेम्पलेट के ऊपर अगर मान लें कि ये डीएनए टेम्पलेट है 3-5 वाला स्ट्रैंड, तो इसमें सिंथेसिस होगा आरएनए प्राइमर का इसके बगल में, जो कि 5-3 डायरेक्शन में होगा। और अब इस आरएनए प्राइमर के सामने नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और फिर जब ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे, ये स्ट्रैंड कंप्लीट हो जाएगा, तो आरएनए प्राइमर हट जाएगा और आरएनए प्राइमर हाइड्रोलाइज होके हट जाएगा। उसके बाद नए न्यूक्लियोटाइड्स इसके सामने ऐड हो जाएंगे और ये स्ट्रैंड कंप्लीट हो जाएगा। तो एक स्ट्रैंड 3-5 इस ढंग से सिंथेसिस होता है इसका। दूसरा स्ट्रैंड कैसे सिंथेसाइज होता है? जब रेप्लिकेशन होता है तो एक वाई शेप का रेप्लिकेशन फोर्क बन जाता है। जैसे अनवाइंडिंग होगा स्ट्रैंड्स का, खुलता है तो वो वाई शेप ले लेता है। ये 3-5 स्ट्रैंड है और ये 5-3 स्ट्रैंड है। 3-5 स्ट्रैंड के सामने जो आरएनए प्राइमर ऐड होके कंटिन्यूस बनाएगा, इसको तो एक्सप्लेन कर दिए हैं। एक चीज़ यहाँ पे है, वो है कि कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यहाँ होते हैं जिनको डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कहते हैं। स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करने के लिए ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स स्ट्रैंड के साथ अटैच होते हैं और जैसे ही ये स्ट्रैंड खुल जाएगा ये फिर आगे बढ़ जाते हैं और इस तरह से ये रोटेट करते रहते हैं और स्ट्रैंड को खोलते रहते हैं। ये दोनों स्ट्रैंड में रहते हैं, इधर भी और इधर भी। और एक और प्रोटीन यहाँ पे रहता है, वो है सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग प्रोटीन। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ जाता है, जैसे रस्सी को खोलते वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेन बढ़ेगा तो हम उसको फिर रोटेट करते हैं, तो वैसे ही सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग प्रोटीन क्या करता है कि स्ट्रैंड्स को उस जगह पे कट करके फिर से वापस खोल के जोड़ देता है और ये काम विदिन सेकेंड्स हो जाता है। तो सुपर हेलिक्स रिलैक्सिंग प्रोटीन स्ट्रेन को रिलैक्स करेगा और डीएनए अनवाइंडिंग प्रोटीन स्ट्रैंड्स को खोलने में मदद करता है। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्क मूवमेंट है, नीचे की तरफ ये खुल जाता है ऐसे, तो फोर्क का डायरेक्शन इधर जा रहा है। अब ये वाला स्ट्रैंड 5-3 का निर्माण जो होता है, ओकाज़ाकी एट अल ने जैसे बताया था, इसमें छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं पहले, जो फ्रैगमेंट्स 3-5 डायरेक्शन में रहते हैं। मान लें इसका जगह है ABCDE, तो इसके सामने इसका छोटा सा फ्रैगमेंट बनेगा, इसके सामने बनेगा, इसके सामने बनेगा। ये इनिशिएशन साइट्स हैं ABCDE और ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन के तैयार होते हैं, तब फिर ये जुड़ जाते हैं आपस में और इस स्ट्रैंड को कंटिन्यूस बना देते हैं 3-5 स्ट्रैंड। ये हो गया रेप्लिकेशन फोर्क बना और उसमें क्या क्या इवेंट्स थे। इस तरह से रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है। अब है कि इसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं वो कौन कौन से हैं इन सारे एक्टिविटीज़ में। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स कॉर्नबर्ग ने डिस्कवर किया था और ये जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले डीएनए टेम्पलेट 3-5 में जो ये आरएनए प्राइमर ऐड होता है, यहाँ पे एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है जो आरएनए पॉलीमरेज है। इसके बाद नए न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होगा, वो भी कुछ लोगों का मत है कि आरएनए पॉलीमरेज ही इसको कैटेलाइज करता है। उसके बाद जब स्ट्रैंड लंबा होने लगता है तो डीएनए पॉलीमरेज 3 ये एंजाइम काम करता है और इस स्ट्रैंड को पूरा करता है। जब आरएनए प्राइमर कट होगा तो आरएनए पॉलीमरेज 1 यहाँ पे काम करेगा और उसके बाद कट के बाद न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होके दोनों छोटे छोटे टुकड़े स्ट्रैंड्स जुड़ेंगे, तो वहाँ पे डीएनए लाइगेज एंजाइम काम करेगा और इस तरह से दोनों स्ट्रैंड कंप्लीट हो जाते हैं और नया डीएनए का फॉर्मेशन